प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप लोगों को गद्य भाग में पहला चैप्टर जो दिया गया है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। तमाम प्रकार की जो है उपाधियों को धारण करते हुए 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी कहने का तात्पर्य यह है में प्रोफेसर इनको नियुक्त किया गया और 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता इनको नियुक्त किया गया। इनके द्वारा जो रचित इनका प्रसिद्ध निबंध है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र से लिया गया यह आपका राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर के हुआ है। पहला है आपका पृथ्वी, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। पृथ्वी, जन और संस्कृति का होना बहुत आवश्यक है। वैसे भी राष्ट्र की परिभाषा में आप लोग देखते हैं या देखे हैं कि जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, भूमि का होना बहुत जरूरी है, प्रभुसत्ता का होना बहुत जरूरी है और संविधान का होना बहुत जरूरी है। ये 4 तत्व, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप में केवल 3 तत्वों को पढ़ना है आपको, पृथ्वी, जन और संस्कृति। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिश्रण से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जैसी भूमि होगी, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिस क्षेत्र की जमीन ज़्यादा उपजाऊ होती है या जिस क्षेत्र के जमीन के समीप में जो है नगर होता है या शहर जैसा माहौल होता है, विद्यालय भी होती है, चिकित्सा की सुविधा होती है, उस जमीन की कीमत कुछ ज़्यादा होती है। तो भूमि पर ये भूमि का निर्माण जो है कहाँ से हुआ है? भूमि का निर्माण जो है देवों के द्वारा किया गया है। ये पृथ्वी जो है, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंध में भी प्रकृति वर्णन में भूमि का स्पष्ट निरूपण करते हुए यह बताया गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने ही किया है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक हम जागृत होते हैं उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका के अधिपति राजा रावण का वध कर दिए तो उसके बाद पूरी लंका पर उनका अधिकार हो गया था, लेकिन जन्मभूमि इतनी प्रिय होती है, उन्होंने कह दिया कि अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी जो होती है हमारी, यह एक माता तो हमको जो है जन्म देने वाली होती है और एक कर्मदात्री। हम अपने जो है जीवन के जो कर्म क्षेत्र हैं, जीवन के समस्त कर्म क्षेत्र का निर्माण हम कहाँ करते हैं? पूरा कर्म क्षेत्र हमारा निर्धारित होता है इस पृथ्वी पर। तो यह हमारी दूसरी माता पृथ्वी माता है और हम इस पृथ्वी माता के पुत्र हैं। जैसा कि आप जन में देखेंगे तो आपके पुस्तक में दिया है, जन जो है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि, यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी माता का पुत्र हूँ। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो जैसी भूमि पर आप निवास करेंगे, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिला करके राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट तैयार किया जाता है और निश्चित रूप से मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, समग्र रूप मंडन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम पृथ्वी को वास्तव में माता के रूप में स्वीकार करें। अब दूसरी बात आती है जन की। जहाँ का वैसा वातावरण रहता है, जैसा माहौल रहता है, जैसे परिवेश में हम रहते हैं, जहाँ के जन माने लोग, प्राणी जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से हमारा जो है भविष्य तैयार होता है। इसीलिए कहा गया है कि समाज जो है साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में ही साहित्य भी परिलक्षित होता है। तो दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। तो समाज किससे बनता है? जन से। जैसे जन होंगे वैसे ही हमारा विकास होता है।
अगर अच्छे लोगों के बीच में हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो परिवेश होगा, जो हमारे द्वारा जीवन का निर्माण किया जाएगा, वह अच्छा होगा। तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव करना है राष्ट्रीयता की कुंजी। इस सूत्र का अनुभव करना कि जन को जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सच्चे जन का होना बहुत जरूरी है। सच्चरित्रवान, सत्कर्तव्यवान, सत्यनिष्ठावान ऐसे पुरुष ही भविष्य में राष्ट्र का एक सुंदर निर्माण कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि संस्कृति, कल्चर। राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों में जिन सभ्यता का निर्माण किया है वही उनके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जीवन की कल्पना कबंध मात्र है। कल्चर, वेशभूषा, रहन सहन, वातावरण, परिवेश, जैसा हमारा रहन सहन होगा, जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में, जिस परिवेश में, जिस आचरण व्यवहार में हम अपने कर्म क्षेत्र को करते हैं या हम अपनी कर्म स्थली तैयार करते हैं, तो जैसा माहौल होगा, जैसी कल्चर होगी, जैसी संस्कृति होगी, उसी प्रकार का हमारा जो है जीवन भी निर्मित होता है। सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। जैसे जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पारस्परिक एक दूसरे के प्रेम से, क्योंकि कहा गया है प्रत्याशा ही जीवनम धारयिष्ये, लोग एक दूसरे के आशा से ही जीवन धारण किया करते हैं। तो संस्कृति, ये माहौल, परिवेश हमको समाज में प्राप्त होता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट किया करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। कई रूपों में यह हमारा जीवन जो है साकार होता है। तो इस प्रकार से अगर कह लिया जाए तो राष्ट्र का निर्माण इन तीनों के आधार पर ही होता है। तो स्वस्थ भूमि, स्वस्थ जन और स्वस्थ संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। अब इस पर आधारित देखिए प्रश्न आपके दिए गए हैं गद्यांश पर आधारित। तो जितने भी प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप। कहाँ से लिया गया है? पृथ्वीपुत्र निबंध से। और लेखक की बात की जाए तो ये जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित किया गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें जैसे दिया गया है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र की भूमि के प्रति हमको क्या करना चाहिए? जैसे हम अपने माता की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी माता की हमको रक्षा करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। पाठ को आप एक बार अपने से भी पढ़िए और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बताएं। धन्यवाद।